Today I am going to deliver a lecture on air pollution. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में एक निश्चित मात्रा में या एक खास अमाउंट में पाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी के कारण, मानव जाति की क्रियाओं के कारण इन गैसों के अनुपात में, हमारे वायुमंडल में इनके अनुपात में डिस्टरबेंस हो गया है। तो इसी डिस्टरबेंस के कारण जो है ना, हमारी हवा प्रदूषित हो गई है। इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अर्थात हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे वातावरण में जो भी गैसेस पाई जा रही हैं, उनके अनुपात में, उनकी क्वालिटी में जब चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हानिकारक होते हैं, तो यही एयर पोल्यूशन कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या हैं। तो जो हमारी एयर होती है, दो प्रकार से पोल्यूट होती है। एक तो नेचुरल सोर्स के द्वारा, एक दूसरा मैन मेड के द्वारा। नेचुरल सोर्स अर्थात प्राकृतिक कारणों से। प्राकृतिक कारणों से जैसे मान लीजिए वॉल्केनो या ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसेस, या फिर जो फॉरेस्ट में फायर, जंगलों में जो अपने आप से जो आग लग जाती है, आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर होता है, उससे भी जो गैसेस निकलती हैं। या फिर कई बार हमारे एनवायरनमेंट में फंगल स्पोर्स, मतलब जो फंजाई के स्पोर्स है, ऑटोमेटिक अपने आप से बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएं, या फिर डस्ट की मात्रा बढ़ जाए, या फिर हमारे एनवायरनमेंट में पॉलन ग्रेन्स की मात्रा बढ़ जाए। इन सब कारणों से हमारा जो वातावरण है वो नेचुरल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से प्रदूषित होता है। तो ये मैंने बताया कि हमारा वातावरण नेचुरल रूप से कैसे प्रदूषित होता है। दूसरा तरीका होता है मैन मेड द्वारा, मतलब मनुष्यों की क्रियाविधि के कारण जो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आजकल आप देखते हैं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा विकास का दौर चल रहा है। तो मनुष्य विकास करने के साथ साथ अपने प्रगति, उन्नति के लिए, अपने लिए बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग चलाए जाते हैं, जैसे पेपर मिल चल रही हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं। ये सब मिल्स क्या करती हैं, इन सब के मिल्स के कारण इनके कारखानों से जो है ना, जहरीली गैस उसमें से निकलती है। जब ये मिल्स रन होती हैं तो इनसे जो है ना, बहुत हानिकारक प्रदूषित गैसें जो है इनकी चिमनियों से निकलती हैं, और ये वातावरण पहुंच करके वहाँ पर जो है वातावरण को प्रदूषित करती हैं। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे हमारे वातावरण को बहुत खतरा है। दूसरा कारण जो है मैन मेड कारण, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अर्थात मनुष्य अपना समय बचाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए अपनी गाड़ियों का उपयोग करता है, वाहनों का, व्हीकल्स का उपयोग कर रहा है, जैसे बस, कार, ट्रक। ये सब जो है ना, इनसे ठीक है, मनुष्य का समय बचता है, और ये एक डेवलपमेंट का ही एक सिंबल है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का बनना होना। लेकिन ये ठीक है, जब ये गाड़ियाँ रन करती हैं, ये व्हीकल्स जब चलते हैं, तो इनसे जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि हम इन गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल का यूज़ करते हैं। तो जब ये फ्यूल्स जलती हैं तो इनसे इस तरह की जहरीली गैसेस निकलती हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में जाकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके वातावरण को प्रदूषित करता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है, एक धुंध जैसा, कोहरा जैसा वातावरण बनता है, जो मनुष्यों के लिए, पौधों, जीवों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तीसरा मैन मेड सोर्स है न्यूक्लियर टेस्ट। क्या होता है कि एटम बम बनाने के लिए जो पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, उनका न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है। तो न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स क्या है, बहुत सारे यूवी रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं यूवी रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं। तो ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये भी काफ़ी हानिकारक होती हैं, ये भी हमारे वातावरण को पॉल्यूट करती हैं। कि चीफ एयर पॉल्यूटेंट्स
क्या होते हैं, अर्थात मुख्य वायु के प्रदूषक कौन कौन से हैं और उनके इफेक्ट, उनके प्रभाव कौन कौन से हैं। तो पहला मेन प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कार्बन युक्त जो फ्यूल्स होती हैं उनसे जो है ना निकलता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड यदि मनुष्य के रक्त के में मिल जाए तो मनुष्य के रक्त या ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जैसे मान लीजिए किसी कार्बन युक्त फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट है, हमको पता है, तो ये कार्बन क्या करता है, एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उससे रिएक्ट करता है। जो फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन युक्त फ्यूल में, वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार फ्यूल में एक प्रकार से ये बना, दूसरे प्रकार से कैसे बनता है, फ्यूल में जो कार्बन मौजूद है वो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तीसरे प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जब हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये हमको पता है। तो ये गैस कई बार जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है वातावरण में तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार ये 3 तरीकों से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जाकर के एनवायरनमेंट में चला जाता है। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड को जब मनुष्य इनहेल करता है अपने रेस्पिरेशन के थ्रू, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के रक्त में पहुंच जाता है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के या पशुओं के सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। दूसरा एयर पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है ना फॉसिल फ्यूल के जलने से या वॉल्केनो से निकलने वाली गैस या फिर कारखानों से ये गैस रिलीज होती है। ये भी एक पॉइजनस गैस है। तो जैसे मान लीजिए फॉसिल फ्यूल में सल्फर प्रेजेंट है, तो ये सल्फर एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब फॉसिल फ्यूल का जब कंबक्शन होता है, मतलब फॉसिल फ्यूल जब जलता है तो वो 2 प्रकार की गैसेस रिलीज करता है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड जब रिलीज करता है फॉसिल फ्यूल तो ये दोनों गैसेस एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। एनवायरनमेंट में हमको पता है वाटर वेपर्स होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, तो ये दोनों गैसेस वाटर वेपर से रिएक्ट करती हैं। तो सबसे पहले मानिए सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर वेपर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये दोनों एसिड जो है ना हमारे एनवायरनमेंट में रहती हैं। अब क्या होता है, जब पानी गिरता है, रेनी सीजन आता है, तो ये एसिड उस पानी के साथ नीचे ज़मीन में, पानी के साथ रेन के रूप में नीचे ज़मीन में आती हैं। तो ये एसिड की बूंदें भी ज़मीन में भी गिरती हैं और एसिड की बूंदें वहाँ नदियों, तालाबों, समुद्र में भी गिरती हैं, क्योंकि पानी तो सब जगह बराबर गिरेगा, चाहे लैंड में गिरे चाहे नदियों में गिरे। जब बारिश होगी तो ये भी बारिश के साथ में ये एसिड्स भी उनके साथ नीचे ज़मीन में भी पहुँचते हैं और नदियों, तालाबों, समुद्र में ही पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से ये फसलों के लिए हानिकारक, क्योंकि खेतों में, ज़मीन में प्लांट्स लगे होते हैं, फसल लगी होती है, तो ये एसिड फसलों के लिए, प्लांट्स के लिए भी हानिकारक है। और ये जो एसिड रेन है, एसिड के साथ जो रेन के साथ जो एसिड पहुंचा है नदियों में या समुद्रों में, तो ये एसिड जो है वहाँ के नदियों में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, समुद्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए भी ये जो एसिड से ये हानिकारक होता है। जो ये एसिड रेन बना है, ये एसिड रेन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अब अगला पॉल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल रूप से तो प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देते ही हैं। इसके अलावा कृत्रिम तौर पे भी, आर्टिफिशियली भी, जब फॉसिल फ्यूल का कंबक्शन होता है, दहन होता है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पहुंचती है। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से क्या होता है, हमारे वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं। इसी को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जो हमारे पोलर एरियाज हैं, वहाँ पे जो आइस है, वहाँ की आइस जो है मेल्ट होती है और वो आइस मेल्ट होकर के समुद्र में जाकर के गिरती है और वहाँ पे समुद्र का लेयर स्तर बढ़ाती है, जो कि आसपास के एरियाज के लिए बहुत ज़्यादा
हानि। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी अगला चीफ पॉल्यूटेंट्स या मुख्य विषैली गैस कौन सी है। वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ चीफ पॉल्यूटेंट्स हैं जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये सब विषैली गैसेज होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में जाके और हमारे वायु को पॉल्यूट करती हैं या प्रदूषित करती हैं। तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये भी जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उसके दहन होने से ये सारी गैसेस निकलती हैं। जैसे मान लीजिए उस फॉसिल फ्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या होती है, जब उसका कंबक्शन होता है फॉसिल फ्यूल का तो नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन एटम्स में टूटती है। ये नाइट्रोजन एटम से टूटने के बाद से क्या होता है, ये नाइट्रोजन एटम वातावरण की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस अत्यंत विषैली गैस होती है और बनने के पश्चात ये गैस एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है। अब जो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है ये ऑलरेडी एनवायरनमेंट में पहुंच चुकी है। अब ये क्या करती है, ये गैस फिर से वातावरण में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती है और उस फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये दूसरी विषैली गैस है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की ये दो ऑक्साइड्स पदार्थ हैं, नाइट्रोजन की ये दो ऑक्साइड्स वाले पदार्थ हैं जो अत्यंत जहरीली गैसेज हैं। एक तो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और ये दोनों विषैली गैसें हैं। ये दोनों बनने के पश्चात वायुमंडल में हमारे एनवायरनमेंट में पहुंच जाती हैं और ये अत्यंत ही पॉइजनस गैसेज हैं। अब क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है ये क्या करता है, जो सन रेज या सूर्य की किरणों के साथ रिएक्ट करके फिर से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन एटम बनाता है। ये वाला प्रोसेस पूरा एनवायरनमेंट में नेचुरल रूप से चलता है। अब क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन एटम बन गया तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है, जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं व्हीकल में अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स व्हीकल से निकलते हैं। तो ये ऑक्सीजन एटम एनवायरनमेंट में इन अनबर्न हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है। ये भी वातावरण में पहुंच जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स और वातावरण में हमारे एनवायरनमेंट में ये ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके परऑक्सिल रेडिकल्स बनाते हैं। अब ये परऑक्सिल रेडिकल्स क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट में रहते हैं। परऑक्सी रेडिकल्स फिर एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन बनाते हैं और उसके अलावा ये परऑक्सी रेडिकल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट NO2 जो ऑलरेडी पहले से पहुंच चुकी है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, ये वाली NO2, ये परऑक्सी रेडिकल इन NO2 से भी रिएक्ट करते हैं और पैन एक पदार्थ होता है, एक गैस होती है वो बनाती है जिसका फुल फॉर्म है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये पैन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये एनवायरनमेंट में ये भी मौजूद रहता है। तो इस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट में ओजोन और पैन दोनों बन जाते हैं और ये दोनों अत्यंत ही विषैली गैस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में फोटोकेमिकल स्मोक बनाती हैं, जिससे पूरे एनवायरनमेंट में धुंधलापन आता है, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, सबको रेस्पायर करने में, श्वसन करने में या सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अब मैं बता रही हूँ कि जो एयर पोल्यूशन होता है उनका प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला इफेक्ट तो यह है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है पोल्यूशन के कारण। दूसरा ये है कि जो प्लांट्स में जो लीव्स लगी होती हैं वो ग्रीन से येलो कलर की हो जाती हैं और प्लांट्स के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जो कोमल ऊतक होते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं वो कोमल ऊतक एयर पोल्यूशन के कारण। अगला इसका प्रभाव है कि जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट भी एयर पोल्यूशन से प्रभावित होता है, वो ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं कर पाते हैं। अगला इफेक्ट है जो प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी हेल्प से पौधे भोजन बनाते हैं, वो क्लोरोफिल भी एयर पोल्यूशन से जो है ना डैमेज होता है। इस प्रकार से प्लांट्स पे एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो हम फैक्ट्रीज लगाते हैं या जो मिल्स लगाते हैं वो हम कोशिश करें कि शहरों से काफ़ी दूर लगाएं।
उसके अलावा इनमें जो हम चिमनियाँ लगाते हैं, फैक्ट्रीज या कारखानों में चिमनियाँ लगी होती हैं, चिमनियों से ही जो है धुआं निकलता है जिसमें जहरीली गैसेस होती हैं। तो इन चिमनियों की हम हाइट बढ़ा दें, ज़्यादा हाइट कर दें, जिससे कि जो धुआं जो है काफ़ी ऊपर तक जाए, तो नीचे का एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो पाए। उसके अलावा सबसे इजी सरल तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, जिससे हमारी एयर पोल्यूशन में कमी आए। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोक या धुआं रिलीज़ करते हैं, उनको भी या तो प्रॉपर रेस्ट्रिक्ट कर दें कि उनको बिल्कुल ना चलाया जाए, या फिर उनका प्रॉपर उनको ऐसा कुछ करें उनका कि उनका धुआं जो है कम से कम निकले। व्हीकल्स में जो जहरीला धुआं निकल रहा है वो प्रॉपर उनकी ऑयलिंग कराएं, उनका चेकअप कराएं, जिससे कि व्हीकल्स में जो है धुआं कम से कम निकले। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स का अधिक से अधिक प्लांटेशन करें जो CO2 एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अभी आप लोगों को आज एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल में बताया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। थैंक यू।